ललित जी, आज बात की जाए तो हल्द्वानी के रुद्राक्ष बैंक्वेट हॉल में एक व्यापारियों का बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है। आपको भी यहाँ पे आमंत्रित किया गया है, सम्मानित किया गया आपको। तो जो व्यापारी का जो ये सम्मेलन हो रहा है, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, एक बात है, ये बात तो आप स्पष्ट मान लीजिए कि मैं सरकार की जो नीतियां होंगी ना, उनका स्वस्थ रूप से उनका विरोध करना ये मेरा अधिकार है। मैं ये भी नहीं कहता कि कुछ अच्छा नहीं हुआ होगा, ये भी नहीं कहना चाहिए। लेकिन मैं हर साल बजट आते रहते हैं, हर साल बजट पर चर्चा होती रहती है, टीवी डिबेट्स में बड़े बड़े अर्थशास्त्री आते हैं, वो अपनी बात कहते हैं। लेकिन मैं एक बहुत छोटे से शहर हल्द्वानी में रहता हूँ, यहाँ का एक आम नागरिक हूँ। मैं आज, अतुल भाई, मुझे आप कोई भी दिल पे हाथ रख के बता दे मुझे कि नोटबंदी के बाद और जीएसटी आने के बाद छोटे व्यापारियों का हाल क्या है। घर चलाना उनको मुश्किल नहीं हो रहा, कई उद्योग छोटे छोटे बंद हो चुके हैं। और आपने कोड़ में खाज कहते हैं ना, खाज में कोड़ कहते हैं ना, ऐसे कुछ बोलते हैं, वो आपने ये किया कि आपने छोटे जो किराने की दुकान, जो अपनी गली मोहल्ले की दुकान जिसमें तेल, आटा, चावल, दाल सब बिकता था, आपने उनके ऊपर आ करके रिलायंस को बढ़ा दिया, रिलायंस मॉल जैसी संस्थाओं को बढ़ा दिया। उनके लिए आपने रास्ते खोल दिए, उनके लिए आप बगैर ये समझे कि इसका जो आर्थिक नुकसान छोटे व्यापारियों को, बगैर ये समझे आपने खोल दिए। और अगर आप दिल पर हाथ रख रहे हैं कि मैं आज को कई बता दूंगा कि या तो कर्ज के डेप्थ से कई लोगों ने अपनी दुकानें बंद करी, या कई ये छोटी जो संस्थाएं हैं, जो छोटी दुकानें, ये आखिरी सांसें गिन रहे हैं। कुछ ने आत्महत्या भी कर ली है ना, कुछ लोग ने आत्महत्या कर दी। अभी हमारे भाई जोशी जी बता रहे हैं 60% छोटी बड़ी दुकानें बंद हो गई, ये भी व्यापारी हैं। तो मैं ये कहता हूं कि ऐसे बजट पर हर साल चर्चा करने के बजाय सरकार को अपने वो पाप देखने चाहिए, वो गलती देखनी चाहिए जो उन्होंने नोटबंदी करके करी, और उसके बाद धड़ाक से आए और टीवी में डिबेट कर दी, ये जीएसटी वो जीएसटी। बजाय ये समझे हुए कि जीएसटी भारत जैसा जो देश है, जो विभिन्न कलाओं का, विभिन्न संस्कृतियों का, विभिन्न दर्रों का, रेगिस्तानों का, नदियों का, हिमालयों का, ये देश भारत है भाई। यहाँ अलग अलग तरह की छोटी इकोनॉमी उभरती है, वहां उस इकोनॉमी पर कितना तगड़ा असर पड़ेगा, बगैर ये समझे हुए आपने जीएसटी को इस तरीके से लागू कर दिया कि घोड़े, गाय, गधे, भैंस सब एक ही पुल में, जो एक ही खोर में आपने लगा दिए। जी, बात की जाए, पहले तो नोटबंदी हुई, उसका जीएसटी आ गई, और उसका ऑनलाइन आ गया। यानी कि छोटा व्यापारी हर तरह से आज आपने उसको गला घोट के मारने की पूरी तैयारी कर ली है। एक और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि व्यापार को बढ़ावा दीजिए और वो स्वरोजगार अपनाइए, दूसरी ओर आप ऑनलाइन को बढ़ावा देते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, आप सिर्फ इस तरह आपने एक और नई चीज मुझे बताई, मुझे भूल गया था मैं, ये ऑनलाइन। मैं ये कह रहा हूं कि ये चीजें पहले भी विद्यमान थी, ऐसा नहीं था कि पुरानी सरकारों में ये सब नहीं था। बट आपने हर मोर्चे व्यापारियों के खिलाफ एक साथ खोल दिए जी। आपने बड़ी चीजों को लाइसेंस दे दिया, जो बचा कुचा था उन्हीं बड़े व्यापारी, पहले तो वो बेच रहे थे ऑनलाइन, और उन्हीं व्यापारियों ने बड़े मॉल खोल दिए। डबल मार, तो या तो डबल मार, या तो बेटा तुम हमसे सामान यहां से लो, फिर ऑनलाइन लो, नहीं तो, और अति से और हो गया है, और नहीं तो शहरों में ऑनलाइन जो हो रहा है, आप देखते हैं ना, रिलायंस का वो ठेला पकड़ करके घर घूमता रहता है, ले लो भाई दाल ले लो, 5 रुपए कम किलो की हमसे कम ले लो। जो गृहिणी, जो ग्राहक जिसको 5 रुपए 10 रुपए कम किलो की दाल उपलब्ध करा दे रहा है रिलायंस, वो तो खुश है, मैं मानता हूं खुश है। लेकिन उस व्यापारी का क्या, जिसने जो सालों साल अपना परिवार इसमें पालते आ रहा है। यही होती हैं सरकारी नीतियां। मेरा एक बात का कहना और भी है, अच्छा, टैक्स स्लैब्स वो कहीं खत्म नहीं हुए, वो हर साल बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई वो हर साल बढ़ते जा रही है। आप व्यापारी, कहीं पर व्यापारी बहुत बड़ी आर्थिक रीढ़ होता है, किसी शहर, किसी गांव की बहुत बड़ी आर्थिक रीढ़ व्यापारी होता है। आपने उस व्यापार को पूरा खत्म करने के बजाय कुछ सोचे समझे आपने लगातार अन्यायपूर्ण नीतियां लगा दी, और उसके बाद हमने तो आपके शहर में साहब मॉल खोल दिया। अरे क्या मॉल खोला तुमने? एक अमीर आदमी को और अमीर बनाने के लिए आपने 10,000 गरीब आदमियों को और गरीब बना दिया। ये करा। बात की जाए तो आज डिस्ट्रिक्ट नैनीताल के शहर हल्द्वानी में सौंदर्यीकरण को लेकर, मार्ग चौड़ीकरण को लेकर जो व्यापारी 100 सालों से काम कर रहे थे, आज उनको उजाला जा रहा है विकास के नाम पर, सौंदर्यीकरण के नाम पर। ये कहां तक जाएगा? ऐसा है, किसी स्टेट से 5 सांसद दिए, उत्तराखंड के देश, हम कांग्रेसी, हम विरोधी थे, हमने स्वीकार किया जनमत को, हमने कहा ठीक है भाई जनमत है, स्वीकार कर लिया। अब लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये 5 सांसद क्या गूंगे हो गए थे?
कि हल्द्वानी जो देहरादून के बाद हल्द्वानी दूसरा उत्तराखंड का सबसे बड़ा शहर है। आप बताओ कौन सी परियोजना लेकर करके बजट में कौन सी परियोजना ये व्यापारी जो है लाने में सफल रहे, ये जो हमारे MP लाने में सफल रहे, बताओ। यहाँ के भटजी हैं, नैनीताल के हैं, चुन चुके, ठीक है, दोबारा चुने जा चुके हैं, कई बार MLA भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। मुझे आप ये बता दो, उन्होंने हल्द्वानी का जो जाम है, जो कोड़ बन चुका है हल्द्वानी के लिए, आप बताओ उसके लिए कौन सी परियोजना लगी। और परियोजना के नाम पर आपने 50 साल के हरे हरे भरे भराए पेड़ आपने काट दिए कि साहब हम सड़क चौड़ीकरण कर रहे हैं। अब जो जनता क्या करे, एक तरफ वो जनता जो जिसको मतलब नहीं, लेकिन अधिकांश जनता इन जब हरे पेड़ को काटते हुए देखती है, तो मेरा एक बात का कहना है, क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बननी चाहिए थी? क्या ये थोड़ा सा मार्ग आप चौड़ा कर देंगे तो उससे क्या ये मार्ग, ये जाम आपका रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, अगले साल देख लीजिएगा, आने दीजिए पर्यटन सीजन। रोड की बात चल रही थी, बाईपास की बात चल रही थी, फ्लाईओवर की बात चल रही थी। अरे कोई मतलब ही नहीं भैया, कहाँ फ्लाईओवर, कहाँ रिंग रोड, कुछ जानते भी नहीं है ये। वो रोड चलते श्रीमान टमटा जी, 2 बार तो मंत्री रह चुके हैं, इसी तो जाते हैं ना वो, अभी जाम में भी फंसे थे। उनसे पूछा जाए कि तुमने क्या किया, क्या लाने में सफल रहे तुम, उत्तराखंड के लिए कौन सी परियोजना लाने में सफल रहे? तो बड़ी बड़ी बातें करना बजट के बारे में, उतना अर्थशास्त्री मैं नहीं हूं, मैं तो कॉमन बातें जानता हूं कि ये जो है, ये जो जितने भी हैं, ये जो हमने 5 MP करके ये अपने क्षेत्रों के लिए क्या परियोजना ये बताएं। अब परियोजना लाए, मैं बताता हूँ क्या लेके आए भाई साहब। उत्तराखंड हिमालयी प्रदेश है, पर्यटन प्रदेश, सीमाओं के लिए जो है, सैनिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश, 2 महत्वपूर्ण सीमाएं हमारे यहाँ लगती हैं, बॉर्डर है, चाइना पाकिस्तान नेपाल से लगता है, हमारा बॉर्डर पड़ता है। आप मुझे एक बात बताओ, ये ला रहे हैं वहां की परियोजना के, वो वहां के आपात स्थिति में जब पैसा जो खर्च उसके ला रहे 86 करोड़ रुपए। अरे 86 करोड़ रुपए से उत्तराखंड की मैं क्या नाम कहते हैं आपका, आपदा राहत होगी क्या? तो आप समझ सकते हैं कि कोई नहीं। देखो मैं आपको बताऊं, जब एक नहर के पानी, एक आपका पानी है भाई जी, पानी है नहर का, अगर आप उसमें जल घोल देंगे और कहेंगे ये शरबत है, तो शुरुआत से लेकर करके आखिर तक आदमी उसे शरबत ही समझेगा। लेकिन जब उसे ये कि साहब इस नहर से शरबत निकल रहा है, ऐसे तो वो खुश हो जाएगा आने वाला आदमी। लेकिन जब उसे पता चलेगा साहब इसमें रूह अफ़ज़ा डाल करके, रूह अफ़ज़ा डालना बंद कर दोगे तो ये असल में तो ये सब खत्म हो जाएगा ना। तो असल में यही है कि इन लोगों को जनता की मजबूरी, समस्याओं से कोई लेना नहीं है। इससे हिंदू मुसलमान को लेकर करके आए सत्ता में, इससे ज्यादा ये कुछ जानते नहीं है। दो जो बैठे हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी, उनके सामने इनकी बोलने की हैसियत नहीं है, सॉरी टू से, हैसियत MP की है, लेकिन एज अ MP उत्तराखंड के MP रिप्रेजेंट करने की हैसियत नहीं है, मैं साफ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जो लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं, वो लोग आज सत्ताओं में बैठे हुए हैं, आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये मेरा शहर जो हल्द्वानी है ना, ये जाम ही रहेगा, इसका कोई, इसके नाम पर पेड़ काट कर करके, अभी चौड़ीकरण के नाम पर पेड़ काट रहे थे ना, अभी यही इसी हल्द्वानी में मुख्यमंत्री जी आए थे जी, क्या बोला था उन्होंने कि पेड़ों को हम शिफ्टिंग करेंगे, कहाँ करें उन्होंने पेड़ शिफ्ट हुए, शिफ्ट काटे हैं तो आप समझ रहे हैं, जिसको आदत पड़ चुकी है, हाँ, गलत चीजों की आदत। जो एक बच्चा होता ना, वो बड़ा होते होते ना, उसने चोरी और झूठ बोल कर करके कमा थोड़ी दौलत इकट्ठी कर ली होती ना, वो अमीर भी बन जाए ना बहुत, वो अपनी हरकत नहीं छोड़ेगा। तो वही हाल है, इनको लगता है एक बार फिर हिंदू मुसलमान फिर आ जाएंगे हम सत्ता में। अभी आई गए ये मुसलमान, मटन, मछली, मंगलसूत्र, दुकानों का भी, ठीक है, दुकान पे नाम लिखा, दुकान पे नाम लिखा है ना, वो भी चल रहा है, दुकान पे नाम लिखवा दिया तुमने, तो जनता की समस्या से इनको कोई मतलब नहीं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है मेरी। आपने देखा हमारे संग ललित जोशी थे, युवा नेता थे कांग्रेसी, और इन्होंने हमारे संग बातचीत की, इसलिए आपका बहुत धन्यवाद। मुझे युवा कहने के लिए।